पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है आपका श्रेष्ठ, दूसरा है विद्वान, तीसरा ऑप्शन है पुरोहित, चौथा है योद्धा। सही उत्तर इसका क्या होगा कि आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ का घोतक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य शब्द भाषा व्यंजक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। प्रायः श्रेष्ठ जन हेतु आर्य का प्रयोग किया जाता है। आर्यों का उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि शब्दों से भी जाना जाता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। भारत में उन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। तो ऐसा कौन सा राजा था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन, चौथा है नागदशक। सही उत्तर क्या होगा, अजातशत्रु ने जो है। अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। पहला ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, दूसरा है कानून से, तीसरा है ऑप्शन अर्थशास्त्र से, चौथा है राज्य कार्य पद्धति से। तो मनु स्मृति जो है वो किससे संबंधित है। सही उत्तर है कि वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे तो मनुस्मृति की रचना जो है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के मध्य की गई थी। यह स्मृति सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। इसमें उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। इसकी रचना जो है पद्य में की गई है। अगला प्रश्न है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। पहला ऑप्शन है ताइसुंग, दूसरा ऑप्शन है तुंगक्वान, तीसरा ऑप्शन है कु येनवू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ताइसुंग ने जो है हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। व्याख्या देख लेते हैं। ह्वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग ने ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। इसने करीब 10 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृतांत जो है सियूकी नाम की एक ग्रंथ में से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों के यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का ही है, जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है योगी गोरखनाथ, तीसरा है स्वामी रामदेव, चौथा है शंकराचार्य। सही उत्तर क्या होगा, पतंजलि ने जो है योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है कि अकबर नामा किसने लिखा। पहला ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा ऑप्शन है फैजी, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। सही उत्तर इसका क्या होगा, अकबर नामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर स्थापित है। पहला ऑप्शन है पुरी में, दूसरा है खजुराहो में, तीसरा है कोणार्क में, चौथा ऑप्शन है गया में। सही उत्तर क्या है, सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे है, कोणार्क में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। 1278 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वारा स्थापित किया गया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक पहाड़ ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक कील सिद्ध होगा। व्याख्या देख लेते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। ये उद्गार जो था ये महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध करने के समय लाहौर के तत्कालीन अंग्रेज पुलिस अधीक्षक स्कॉट द्वारा उन पर लाठियों से प्रहार करने के फलस्वरूप घायल होने के समय कहे गए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी घटना के 18 दिन बाद लाठियों से घायल होने के कारण हो गई थी, 17 नवंबर 1928। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। पहला ऑप्शन है सेना के सुधार से, दूसरा ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति से, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी शिक्षा से, चौथा है स्थायी बंदोबस्त से। सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से।
व्याख्या देखते हैं। भारत में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम दोनों पर विचार करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किए जाने की सिफारिश की थी। अंग्रेजी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने 17 मार्च 1835 के प्रस्ताव के द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया। अगला प्रश्न है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर इसका क्या होगा? आचार्य JB कृपलानी जो है वो सही उत्तर होगा कि दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष। देखते हैं कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स के, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन शोर, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त जो है शुरुआत की गई। व्याख्या देखेंगे तो बंगाल के भू राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाए तथा उसे कितने समय तक के लिए दिया जाए, इस पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सहयोग से किया और अंतिम रूप से जमींदारों का भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1790 ईस्वी में 10 वर्ष की व्यवस्था की गई, जिसे जॉन शोर की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, परंतु इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को और 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा ऑप्शन है सर आगा खान, चौथा है नवाब सलीमुल्लाह। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए मुस्लिमों को अपनी तरफ मिलाने का कार्य किया। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से शिमला में मिला, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के शाहबाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का समर्थन करना था। वकार उल मुल्क को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला घटना है अमृतसर घटना, दूसरा है चौरी चौरा घटना, तीसरी घटना है चंपारण आंदोलन, चौथा है मोपला। इसकी सही कालक्रम पर अगर रखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो घटना हुई थी वो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। इसके बाद घटना हुई है अमृतसर की, उसके बाद आपका घटना हुई मोपला विद्रोह की और इसके बाद हुई चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है व्यवस्थित हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं कि इस प्रश्न में दी गई घटनाओं का कालक्रम कैसा है। चंपारण आंदोलन आप जानते हैं 1917 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर की जो घटना थी ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की घटना थी। मोपला विद्रोह जो था ये हुआ 1921 में और चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पहला ऑप्शन है भारतीय महिलाओं का, दूसरा है भारतीय मजदूर वर्ग, तीसरा ऑप्शन है भारतीय कृषक वर्ग, चौथा है भारतीय दलित वर्ग। सही उत्तर इसका क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था 1932 के पूना समझौता में। व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर मैकडोनाल्ड ने भारत को सांप्रदायिक समस्या पर आपसी सहमति की बात कही थी। ऐसा नहीं होने पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। इस नवीनतम घोषणा से दलित वर्ग को भी मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया। गांधी जी ने इस घोषणा का विरोध किया। 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने अंबेडकर को दलित पृथक निर्वाचक मंडल में को समाप्त करने के लिए मनाया।
26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना का समझौता हुआ। पूना समझौता में क्या क्या शामिल था? उसके अंतर्गत था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो इसके पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर इसका क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? कथन किसका है? पहला ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स का, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल का, चौथा ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर का। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल ने यह कथन किया था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी चले है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है नमक आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है नील आंदोलन। सही उत्तर क्या होगा? प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1922 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को पारित कराया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को केसर हिंद युद्ध पदक और बोअर पदक वापस कर दिया। गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, TM प्रकाशन जैसे वकीलों ने अदालतों का पूर्ण बहिष्कार किया। 90,000 विद्यार्थियों ने सहकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। 800 राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? पहला ऑप्शन अबुल कलाम आजाद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पट्टाभी सीतारमैया, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको चुना गया। अगला प्रश्न है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चुना गया? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है विट्ठल भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है CR दास। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में निर्वाचित सीटों में स्वराजियों को 42 स्थान पर विजय मिली। मध्य प्रांत में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। स्वराजियों ने मदन मोहन मालवीय तथा जिन्ना के साथ मिलकर एक साझा मोर्चा बनाया। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में उन्हें सफलता मिली। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सोनिया नायडू, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता, चौथा ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली। सही उत्तर क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस। अगला प्रश्न है जादू गुणा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है लॉ-एस, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा है यूरेनियम। सही उत्तर है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा है झारखंड में। जादूगुड़ा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। जादूगुड़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन 1967 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगा टन यूरेनियम का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है पारादीप, चौथा है मुंबई। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आपका चेन्नई।
प्रश्न है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन असम में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन है मेघालय राज्य में। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल के राज्य में जूट का की मक्के की खेती की जा सकती है। पहला ऑप्शन है खरीफ के मौसम में, दूसरा ऑप्शन है रबी के मौसम में, तीसरा ऑप्शन है जायद के मौसम में, चौथा है वर्ष भर। सही उत्तर है इसका खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है, ध्यान रखिएगा, और अक्टूबर में काटी। अगला प्रश्न है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर में, तीसरा ऑप्शन है केरल में, चौथा ऑप्शन है गोवा में। सही उत्तर क्या होगा? कश्मीर जो है इसका सही उत्तर होगा, कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1921, दूसरा है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा ऑप्शन है 1951। सही उत्तर जो होगा वर्ष 1921। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है, दूसरा है कि केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं, तीसरा ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है, चौथा ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सही उत्तर क्या होगा? कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। सही उत्तर होगा गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना से, दूसरा ऑप्शन है मयूराक्षी परियोजना से, तीसरा ऑप्शन है शरावती परियोजना, चौथा ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना। सही उत्तर क्या है? चंबल घाटी परियोजना से 2 राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। किम्बरले प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण खनन के लिए, दूसरा है हीरा खनन के लिए, तीसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग के लिए, चौथा ऑप्शन है ऑटोमोबाइल के लिए। तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है और ये प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? ये प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। व्याख्या देख लेते हैं कि किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का एक नगर है जो उत्तरी केप प्रांत में राजधानी भी है। यह विश्व भर में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पतझड़ी वन, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है घास स्थल वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय वन। सही उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वन जो है ये आपके भूमध्य रेखा के निकट जो है पाए जाते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन है प्लूटो। सही उत्तर इसका होगा शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। पहला ऑप्शन है बोत्सवाना में, दूसरा ऑप्शन है नामीबिया में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन है जाम्बिया में। तो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये आपका है सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, दूसरा ऑप्शन है कोयला के लिए, तीसरा ऑप्शन है ताम्र अयस्क के लिए, चौथा ऑप्शन है सोने के लिए। सही उत्तर क्या होगा? कोयला के लिए जो है ये आपका डोनबास प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र जो है आपका कोयला खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र यूक्रेन देश में अवस्थित है। इस क्षेत्र को डोनेट्स बेसिन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है अम्मान जॉर्डन, दूसरा बिश्केक तजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है उलान बटोर मंगोलिया, चौथा है सनाई यमन। सही उत्तर क्या होगा? बिश्केक तजाकिस्तान से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य जो है संबंधित हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखेंगे आपकी राजधानी दिए हैं और देश दिए हैं। तो आप देखेंगे अम्मान जो है राजधानी है जॉर्डन की, बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की, दुशांबे राजधानी है तजाकिस्तान की, उलान बटोर जो राजधानी है मंगोलिया की है, सनाई जो है यमन की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तीसरा ऑप्शन है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, चौथा ऑप्शन है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। सही उत्तर क्या होगा? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार बताना है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है वैधानिक अधिकार,
तीसरा ऑप्शन है नैतिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ये एक वैधानिक अधिकार है। संविधान के प्रवर्तन के समय संपत्ति के अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 19 तथा 31 में इस संबंध में प्रावधान किया गया था। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 तथा 31 को निरस्त करके संपत्ति के मूल अधिकार में समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 300 को जोड़कर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य के किसी व्यक्ति की संपत्ति को लेकिन ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, अर्थात विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है वित्त सचिव, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। सही उत्तर इसका क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ये निर्णय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को भेजा जाता है तब उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र संलग्न होता है। ये वह विधेयक धन विधेयक ही है। लोकसभा अध्यक्ष को ही यह निर्णित करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या ना करे। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोक भी नहीं सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोकती है तो विधेयक को उस रूप में ही पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य जो है वो प्राप्त। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग की सिफारिश पर, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर। सही उत्तर होगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। अब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष पारित हुआ था, बताना है किस वर्ष। पहला ऑप्शन है मई 2005 में, दूसरा है फरवरी 2005 में, तीसरा ऑप्शन है मई 2006 में, चौथा ऑप्शन है फरवरी 2006 में। सही उत्तर क्या है? मई 2005। अगला प्रश्न है गरीबी उन्मूलन का नारा जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहला ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है पंचम पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर क्या है? पंचम पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें दिया गया था गरीबी उन्मूलन का। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था, किस ईयर में किया था, बताना है। पहला है 1956, दूसरा है 1959, तीसरा ऑप्शन है 1969 में, चौथा ऑप्शन है 1971 में। सही उत्तर क्या है? 1969 में व्यापारिक बैंकों 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीय। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। पहला ऑप्शन है विलियम डिकबोई द्वारा, दूसरा है दादा भाई नौरोजी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एम जी रानाडे द्वारा, चौथा ऑप्शन है VKRV राव द्वारा। सही उत्तर क्या है? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। व्याख्या देखेंगे तो भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए बताई थी। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। फिंडलेश राज ने 1911 ईस्वी में 49 रुपए प्रति व्यक्ति, वाडिया और जोशी ने 1913 में 44 रुपए, डॉक्टर VKRV राव ने 1925-29 में 76 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई।
अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा ऑप्शन है खाद्यान्न आपूर्ति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी से जाना जाता है। प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है पते का प्रमाण, दूसरा पहचान का प्रमाण, तीसरा ऑप्शन है पंजीकृत करदाता का प्रमाण, चौथा ऑप्शन है जन्मतिथि का प्रमाण। सही उत्तर क्या है? पते के प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किया। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। पहला ऑप्शन है गांधीवादी व्यवस्था पर, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था पर, तीसरा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था पर, चौथा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही उत्तर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से, किसके उत्पादन से? पहला ऑप्शन है खाद्यान्न के, दूसरा मत्स्य के, तीसरा ऑप्शन है तिलहन के, चौथा ऑप्शन है दूध के। सही उत्तर क्या है? तिलहन से उत्पादन से संबंधित है प्रीत क्रांति। अगला प्रश्न है कि इरडा नियमन करती है। इरडा किसका नियमन करती है? पहला ऑप्शन है बैंकिंग कंपनियों का, दूसरा बीमा कंपनियों का, तीसरा फुटकर व्यापार का, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बीमा कंपनियों का जो नियमन है, रेगुलेशन है, वो इरडा करती है। अगला प्रश्न है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? पहला ऑप्शन है आधार सिरे से, दूसरा है जिस सिरे से, तीसरा है उदासीन सिरे से, चौथा ऑप्शन है किसी भी सिरे से। सही उत्तर क्या है? आधार सिरे से। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है ये सस्ते होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है, पानी की बूंदे गुजरने से पर विभक्त नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है ये आंखों के लिए शीतल है, चौथा है चमकदार रोशनी देता है। सही उत्तर क्या है? ये चमकदार रोशनी देता है। सामान्य बल्ब की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप 10 गुना चमकदार होता है और रोशनी देता है। इसी वजह से सड़क प्रकाश में हेतु प्रायः सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। टंगस्टन धातु का कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस वस्तु धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी बल्ब के अंदर पूर्णतः निर्वात करने के बजाय उसमें ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भी भर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा मापता है, दूसरा ऑप्शन है तापक्रम मापता है, तीसरा ऑप्शन है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, चौथा ऑप्शन है किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। सही उत्तर क्या है? कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तीसरा ऑप्शन है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, चौथा ऑप्शन है कुकर के अंदर समान धाराएं उत्पन्न हो जाती है। सही उत्तर क्या है? कि जब प्रेशर हाई होता है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे शरीर के स्थानांतरित होने पर सारी ऊष्मा को विघटित कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि वे पसीने को सोख लेते हैं, चौथा ऑप्शन है वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। सही उत्तर क्या है? वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, दूसरा कथन है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तीसरा कथन है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, चौथा कथन है कि दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। सही उत्तर क्या है? कि एयर कंडीशन जो है ये आपका आर्द्रता को नियंत्रित करता है जबकि एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं कर पाता। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण है कि लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। एक तो सही देखते हैं कि जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो बताना है कौन सा कथन सही होगा। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। तीसरा कथन है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है जो क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। चौथा है कि टीवी बैंड के ब्रांड पर निर्भर करता है। सही उत्तर क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं।
व्याख्या है कि टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर करा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर क्या है? न्यूट्रॉन जो है वो एक परमाणु कण नहीं है, जबकि अन्य जो है परमाणु कण है। अणु परमाणु प्रारंभिक सम्मिश्रित परमाणु होते हैं जो कि अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। न्यूट्रॉन जो है ये एक स्थिर परमाणु स्टेबल पार्टिकल है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है। पहला ऑप्शन ना टूटने वाले अणुओं से, दूसरा ऑप्शन है अकार्बनिक यौगिकों से, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमर से, चौथा ऑप्शन है प्रोटीनों से। सही उत्तर क्या होगा? ना टूटने वाले अणुओं से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन। सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है टैकोमीटर, दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर, तीसरा है एक्टिनीमीटर, चौथा है बैरोमीटर। सही उत्तर क्या होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। व्याख्या है रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर अथवा रक्तदाब मीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर का घूमते पहियों की गति मापने का यंत्र है। बैरोमीटर जो है इससे वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। एक्टिनोमीटर से जो है आपका सौर किरण की उष्ण तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। पहला ऑप्शन मधुमेह, दूसरा है टपेटिक, तीसरा है एड्स, चौथा है सुजाक। सही उत्तर क्या है? एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापक्रम होता है। पहला ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? इनमें व्याख्या है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन वाली, तीसरा है अमोनिया, चौथा है यूरिया। सही उत्तर क्या है? अमोनिया की वजह से। अगला प्रश्न है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। सही उत्तर क्या है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग प्रायः आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ये गर्दन के निचले भाग पर स्थित थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी के कारण गला सूख जाता है। हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। पहला ऑप्शन है माइक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा है कैरोटीन। सही उत्तर इसका होगा लैक्टोज के कारण। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है और एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। यही दूध की मिठास का कारण है। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 10 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये सुरक्षित तापमान है रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न है कि धूल प्रदूषकों को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। पहला ऑप्शन है सीताशोक, दूसरा है महुआ, तीसरा है पॉपुलर, चौथा ऑप्शन है नीम। सही उत्तर क्या है? नीम जो है वो उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि महाधान सुपर राइस विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन ने, दूसरा है जी एस खुश ने, तीसरा है एनी वॉरलॉग ने, चौथा है पी के गुप्ता ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी के खुश द्वारा। महाधान जो है ये विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जी एस खुश द्वारा किया गया है। इन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि आम की बीज रहित प्रजाति है। पहला ऑप्शन है रत्ना, दूसरा है बॉम्बे ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा भोग, चौथा है सिंधु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि किस जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता के संकेत देती है कि उसका जल कैसा है। पहला कथन है कि खनिज प्राप्त कर रहा है, दूसरा है कि गैस प्राप्त कर रहा है, तीसरा ऑप्शन है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, चौथा है ट्रॉफिक। सही उत्तर क्या है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्याख्या देख लेते, किसी जल क्षेत्र में बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जल संक्रमित होने लगता है। पानी को 5 दिन तक उसी तापमान में रखकर ध्यान करने पर देखा जाता है कि पूर्व में प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घटने लगती है।
प्राकृतिक जल में बीओडी की मात्रा 5 mg प्रति लीटर होती है, जबकि सीवेज के जल से प्रदूषित पर ये 20 से 30 mg प्रति लीटर तक हो सकती है। इसी तरह जानवरों, घास फूस और गोबर आदि से भी ये प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स ने, दूसरा है बिल क्लिंटन ने, तीसरा चार्ल्स बेबेज ने, चौथा है ऑप्शन मार्कोनी ने। सही उत्तर क्या है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में। कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित जिला है। पहला ऑप्शन है एटा, दूसरा इटावा, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर, चौथा है हमीरपुर। सही उत्तर क्या है? हमीरपुर जो है ये अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला है। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती में, दूसरा बिठूर में, तीसरा ऑप्शन है कालपी में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बिठूर में स्थापित है महर्षि वाल्मीकि। हिंडाल्को स्थापित है। पहला ऑप्शन है अबटगंज में, दूसरा रेनकोट में, तीसरा है मोतीनगर में, चौथा है गोंडा में। सही उत्तर क्या है? रेनकोट में जो है वो हिंडाल्को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। पहला ऑप्शन है बांदा, दूसरा है ललितपुर, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र, चौथा है हमीरपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ललितपुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा ऑप्शन नरौरा, चौथा है अलीगढ़। सही उत्तर क्या होगा? नरौरा में। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड का, दूसरा ब्रजभूमि का, तीसरा है अवध का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी का नहीं। सही उत्तर क्या है? ब्रजभूमि का है। अगला प्रश्न है कि अरविंदो आश्रम स्थित है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन रामेश्वरम में, चौथा है पौंडीचेरी में। सही उत्तर क्या है? पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन अक्टूबर 2001 में, दूसरा है अप्रैल 2005 में, तीसरा अप्रैल 2004 में, चौथा है फरवरी 2006 में। सही उत्तर क्या है? अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।